और सबसे पहले बड़ी खबर आपको पहुंचा दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर से विदेश से आने वाले यात्रियों की पहचान कर रही हैं, जांच कर रही हैं। अब से थोड़ी देर में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अगुवाई समीक्षा बैठक शुरू हो रही है। दिल्ली सरकार ने भी सुबह 11 बजे ओमिक्रॉन को लेकर मीटिंग बुलाई। केजरीवाल ने एक बार फिर सरकार से मांग की कि विदेश से आने वाली जो उड़ानें हैं उन्हें रोक दिया जाए। दिल्ली सरकार ने सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई, जिसमें आगे तय होगा कि किस तरीके से इस वेरिएंट के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी होने वाली। विदेशी उड़ानों पर तुरंत रोक लगे, ये मांग अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट पर देश भर में आपको बता दें अलर्ट है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ट्वीट किया कि कई देशों ने ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानें बंद कर दी हैं। हम देरी क्यों कर रहे हैं? पहले वेव में भी हमने विदेशी उड़ानें रोकने में देरी की थी और अधिकतर विदेशी उड़ानें जो हैं वो दिल्ली में आती हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है इससे। पीएम साहब कृपया उड़ानें तुरंत बंद करें। सभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। जो उड़ानें रद्द करने की मांग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, काफी दिनों से ये मांग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। क्या उड़ानें रद्द होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से? देखिए, अगर भारत में कोरोना वायरस आया तो विदेशों से ही आया, ये हिंदुस्तान का वायरस तो था नहीं। अगर उस टाइम में फ्लाइट्स बंद करके और जो फ्लाइट्स आ भी रही थी अगर उनको प्रॉपर क्वारंटाइन करके किया गया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती कि हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। आज अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, और आपको याद होगा पिछली बार भी सबसे पहले लॉकडाउन लगाने का फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। दिल्ली सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर है। यहाँ पर फ्लाइट्स आती हैं जिसके जरिए जो यात्री आते हैं अगर उनको वायरस है तो वो फैलाते हैं उसको खुलेआम। तो इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को कई दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के हित में और देश के हित में ये फैसला तुरंत लेना चाहिए। कोरोना तो जैसे एक अदृश्य खतरा है जो दिखता ही नहीं, लेकिन जिंदगी से दुश्मनी पूरी ताकत से निभाता है। हर वक्त हर देश वायरस के रंग बदल रहे हैं और अब ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। आखिर इस नए वेरिएंट पर कौन सी वैक्सीन से चोट की जाए? ब्रिटेन तो बूस्टर डोज के बूते इस वायरस पर आक्रमण की तैयारी में है। आपके टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीर दुनिया को दहशत में डालने वाले उसी कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की है जिसने सारी दुनिया का सुख चैन छीन लिया है। लेकिन जब सारी दुनिया चिंता के समंदर में डूबती जा रही है तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रिसमस के जश्न को लेकर आश्वस्त हैं। वजह है बूस्टर डोज। I think the UK continues to be in a much stronger position. We continue to be in a strong position, largely thanks to the speed of the vaccine rollout and now the booster rollout. And तो क्या डेल्टा से भी खतरनाक, सबसे ज्यादा म्यूटेशन करने वाला डरावना ओमिक्रॉन बूस्टर डोज से हार सकता है? if you're boosted, your response is likely to be stronger. So it's more vital than ever that people get their jabs and we get those boosters into arms as fast as possible. बूस्टर डोज की शरण में जाने वाला ब्रिटेन अकेला नहीं है। अमेरिका बहुत पहले ही बूस्टर डोज के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। ये 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने से बहुत पहले ही बूस्टर डोज ले ली। Hello everybody, how you doing?
Like I did in my first and second COVID-19 vaccination shot, I'm about to get my booster shot and do it publicly. अमेरिका हो या फिर बाकी पश्चिमी देश, सभी की कोशिश बूस्टर डोज के सहारे कोरोना के खिलाफ खुद को मजबूत करने की है। अमेरिका और बाकी देश ये सब कुछ डॉक्टर एंथनी फॉसी जैसे महामारी विशेषज्ञों की सलाह पर ले रहे हैं। डॉक्टर एंथनी फॉसी ने ओमिक्रॉन पर जो बाइडेन के साथ बैठक करने के बाद इस बात पर जोर दिया कि अगर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को बूस्टर डोज लग जाए तो ये कोरोना के खिलाफ सबसे पुख्ता सुरक्षा होगी। A lot of whether or not we're headed into a bleak or bleaker winter is really going to depend upon what we do. And I think what you're seeing is just the manifestation of what we've been talking about, why it is so important for people to get vaccinated and for those who are fully vaccinated to get boosted. तो सवाल सीधा है, अगर वैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे पुख्ता बचाव है, तो भारत में बूस्टर डोज कब लगेगी? भारत सरकार की इसे लेकर क्या तैयारी है, जो फिलहाल लोगों को कोरोना के नए खतरे से सतर्क कर रही है? नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन राज्य सरकारें सतर्क रहने की हिदायत के साथ साथ बूस्टर डोज देने की मांग कर रही हैं। Coming from South Africa, some more than 1,000 people came. All are tested. After 10 days, one more test will be done. Who are coming from the already came to Bangalore or somewhere, we will test once again. Booster dose must be needed. Some suggestion came from the medical authorities, experts. That's why we are requesting the central government. अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से पहले इजराइल बूस्टर डोज देने वाला पहला देश था। उसने पहले 60 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज दी और फिर इसे 12 साल से ज्यादा वालों के लिए शुरू किया। कनाडा 18 साल से ज्यादा के सभी वयस्कों को बूस्टर डोज लगवा रहा है। वहीं फ्रांस में ये उम्र 65 साल है, स्पेन 70 साल से ऊपर, तो स्वीडन में 80 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। From today, we're going to boost the booster campaign. We're already planning to do 6 million jabs in England alone over the next 3 weeks, and now we're looking to go further. So the Health Secretary has asked the JCVI, the Joint Committee on Vaccination and Immunisation, to consider giving boosters to as wide a group as possible, as well as reducing the gap between your second dose and your booster. तो सवाल वही है, भारत के लोगों को बूस्टर डोज कब लगेगा? क्योंकि भारत में भी ओमिक्रॉन के खतरे की दस्तक का डर बढ़ता जा रहा है। वृंदावन में टूरिस्ट वीजा पर आई रूसी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। यहीं पर फ्रांस और स्पेन के एक नागरिक में भी कोरोना की पुष्टि हुई, लेकिन अभी तक इनमें कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मुंबई के डोंबिवली में दक्षिण अफ्रीका से लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बोत्सवाना से लौटी एक विदेशी महिला के लापता होने पर स्वास्थ्य विभाग के हाथ पर कांप गए। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस महिला को ढूंढ निकाला गया। कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, जहां पर कुछ नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम चला करते हैं, उक्त महिला वहां प्रशिक्षण हेतु 18 तारीख को आई है। क्वारंटीन उसका 10 दिन का हो गया है। वो महिला पूर्णतः वैक्सीनेटेड है और एसिम्टोमेटिक है। ड्यूरिंग ट्रैवल भी उसका RT-PCR नेगेटिव था। एहतियातन आज हम उसका RT-PCR फिर करा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या भारत में इस खौफ को बूस्टर डोज से कम नहीं किया जाना चाहिए, जबकि राज्यों के पास केंद्र की तरफ से दी गई 24 करोड़ 61 लाख वैक्सीन बेकार पड़ी है। 29 नवंबर 2021 तक केंद्र सरकार ने राज्यों को 137 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई की, जबकि राज्यों के पास 24 करोड़ 61 लाख 87,131 से ज्यादा वैक्सीन बैलेंस में पड़ी हुई है, क्योंकि लोग दूसरी डोज लगवाने आ ही नहीं रहे। सवाल यह है कि क्या इन 24 करोड़ वैक्सीन का इस्तेमाल बूस्टर डोज के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए? वैक्सीन बेकार हो जाए, क्या उससे बेहतर ये नहीं है कि इसे फ्रंटलाइन वर्करों, बुजुर्गों और बीमारों को लगा दी जाए? दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन वेरिएंट उन लोगों को भी शिकार बना रहा है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। तो क्या नए वेरिएंट के आगे वैक्सीन का कवच अभेद नहीं रहा? तो क्या बूस्टर डोज लगाने की घड़ी अब आ गई है? एक स्टडी के मुताबिक 6 महीने के अंदर ही वैक्सीन का असर कम होने का दावा किया गया है। भारत में इस साल 16 जनवरी से वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगर वैक्सीन का असर घटा तो नए वेरिएंट का खतरा बढ़ सकता है।
यूके ने तकरीबन 22 के करीब लोगों को 100 में से दिए हैं बूस्टर्स अभी तक। यूरोपियन यूनियन में ये मात्रा काफी कम है, उन्होंने 8 से कम लोगों को ये बूस्टर दिए हैं और इसके चलते यूरोप में और भी जो वैक्सीनेशन अपटेक है वो भी कई देशों में कुछ कम है। तो विशेषज्ञ भी बूस्टर डोज को कोरोना के डर से बचने का सबसे आसान रास्ता मानते हैं, जिसमें आपका शरीर उसके खतरे के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा से लैस हो जाता है। But again, I can't stress enough. One, if you have not had the booster shot, get the booster shot. Cannot stress enough the importance of getting vaccinated for those who have not been vaccinated. I will say what I say every time because it remains true. They are safe. The vaccines are safe. They are free and they will save your life. वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने का एक बड़ा कारण हाल ही में वैक्सीन के असर के कम होने को लेकर आई कई स्टडी है, जिसमें दावा किया गया कि वैक्सीन की दोनों डोज लगने के 6 महीने के भीतर ही वैक्सीन का असर 80% तक कम हो गया। शायद इसीलिए दुनिया भर के अमीर देश अपने लोगों को वैक्सीन का तीसरा डोज बूस्टर के तौर पर लगवा रहे हैं। जो भी बूस्टर्स के रिलेटेड जो डेटा उभर कर आ रहा है उसमें क्लियर है कि बूस्टर्स हम हेल्प कर रहे हैं डेल्टा वेरिएंट से जो वेव्स आ रही हैं उनको रोकने में, उनको कम करने में। यूके की जो एक रीसेंट स्टडी है उसमें क्लियरली ये पाया गया है कि वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज लगने के 5 महीने के बाद जो प्रोटेक्शन है वो कम हो जाती है एस्ट्राजेनेका और फाइजर दोनों में। ये प्रोटेक्शन एस्ट्राजेनेका में तकरीबन 43% के करीब हो जाती है और 62% रह जाती है फाइजर की डबल डोज के बाद 5 महीने के बाद। लेकिन अगर हम इन केसेस को जब हम बूस्टर दे देते हैं तो वो प्रोटेक्शन बूस्टर देने के 2 हफ्ते के बाद ही वो 93-94% तक दोनों में बढ़ जाती है और वो फिर से जो प्रोटेक्शन है वो इंक्रीज करती है। और इसका जो नतीजा है हमने देखा है यूके की वेव में देखा है कि जो लोग जिनको बूस्टर दिए जा रहे थे उनमें हॉस्पिटलाइजेशन, उनमें जो डेथ्स थी वो बहुत कम हो जाती है। तो बूस्टर डोज के जरिए दुनिया भर के देश कोरोना के खतरे को कम करने में लगे हैं। इसके लिए इन देशों ने अपने यहाँ दूसरी डोज और बूस्टर डोज के अंतराल को भी कम कर दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि जिस दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का एक खतरनाक वेरिएंट निकला है, वहाँ की सरकार भी अब वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य करने जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन की खुराक की पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद दक्षिण अफ्रीका में केवल 1/4 लोगों ने ही वैक्सीनेशन की दोनों डोज ली है। इसके पीछे कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन पहुँचाने में समस्या, लोगों के बीच संकोच है। दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन को लेकर सिर्फ झिझक नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग इसका बाकायदा विरोध भी कर रहे हैं। ये ऐसे ही एक विरोध की तस्वीर है जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को इन लोगों की अज्ञानता से उपजे गुस्से का शिकार होना पड़ा। वैक्सीन का यही विरोध दक्षिण अफ्रीका को भारी पड़ रहा है और वहाँ कोरोना के कहर को बरपाने का मौका मिल गया है। भारत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। देश में 34,33,58,839 लोग ऐसे हैं जो अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज लेने ही नहीं आए, जबकि राज्य सरकारों के पास 24 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन इनका इंतजार कर रही हैं। ये सब तब हो रहा है जब वैक्सीन की दोनों डोज कोरोना से मौत के खतरे को कम करने का सबसे पुख्ता हथियार है। वहां पे अभी भी जो वेव्स हैं वो बढ़ रही हैं और अनवैक्सीनेटेड लोगों में डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा सीवियर है। वैक्सीनेटेड में डेथ्स और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाव है, लेकिन बूस्टर जब दे देते हैं तो वो बचाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जिन 34 करोड़ लोगों ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन नहीं ली है, वो इस महामारी के जानलेवा वार से पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी भर नहीं है। भारत में 123 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लग चुके हैं, जिसमें 78 करोड़ को पहली डोज और 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज शामिल है। इस तरह भारत की 83.71% आबादी ऐसी है जिसे या तो वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है या फिर वो दोनों टीके लगवा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद भारत में 16.29% आबादी ऐसी है जिस तक वैक्सीन की एक डोज भी नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए सरकार की पहली कोशिश वैक्सीन के कवर को पूरा करने की है, यानी उसकी पहली प्राथमिकता पूरी आबादी को कोरोना का कवच पहनाने की है, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बनेगी। आप ही सोचिए, अगर देश के 16.29% लोगों को वैक्सीन न देकर कोई भी सरकार बूस्टर डोज की तरफ कैसे जा सकती है। हालांकि सरकार ने संकेत दिया है कि वो बूस्टर डोज पर जल्द ही नीति ला सकती है। कोविड टास्क फोर्स के हेड डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के अतिरिक्त और बूस्टर डोज को लेकर 15 दिन के भीतर व्यापक नीति आ सकती है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, वैक्सीनेशन पर
नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बूस्टर और अतिरिक्त डोज पर एक व्यापक नीति बना रहा है। इस नीति के तहत ही तय किया जाएगा कि किसे अतिरिक्त वैक्सीन की जरूरत है। WHO भी बूस्टर डोज को एक घोटाला बता चुका है, क्योंकि जब तक सारी दुनिया को वैक्सीन नहीं लगती, कोरोना का नया वेरिएंट आता ही रहेगा। इसीलिए उसे लगता है कि बूस्टर डोज के बजाय अमीर देशों को गरीब देशों में लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, तभी इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा। भारत भी इसी रणनीति पर काम कर रहा है और उसकी कोशिश उन 15 करोड़ लोगों को कोरोना का पहला टीका लगाने की है, जिनके ऊपर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर सजने जा रहा है आज तक का महामंच। विचारों के इस महामंच पर हमेशा की तरह तमाम दिग्गज होंगे, तो फिर मिस मत कीजिए, तारीख याद कर लीजिए 3 और 4 दिसंबर। एक बार फिर सज रहा है हिंदी जगत का महामंच। एजेंडा आज तक। 2 साल बाद एक बार फिर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक लेकर आ रहा है एजेंडा आज तक। इस बार की थीम है नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। 5 राज्यों के चुनावी मिशन का रोड मैप लेकर एजेंडा आज तक में आ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एजेंडा आज तक में विकास का एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी। तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज लेकर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रखेंगे देश की नई उड़ान का एजेंडा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दौड़ाएंगे विकास की बुलेट ट्रेन। कैसे बनेगा एक नया कश्मीर, इस पर चर्चा के लिए आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। पहले माहौल तैयार करना है, कहां तक हम लोग जा सकते हैं, कहां तक वो जा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती। बेसिक फैक्ट है, एलिनेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हमें। महामंच पर मौजूद रहेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा। राष्ट्र या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आमने सामने होंगे संबित पात्रा, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और साकेत बहुगुणा। महंगाई के मुद्दे पर टकराएंगे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। जबरदस्त चुनावी टक्कर होगी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच। तो वीर सावरकर पर सियासत के महारथी करेंगे गर्मा गर्म बहस। किसान बिल अटका तो कृषि सुधार भटका, इस पर बातचीत करेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो राकेश टिकैत बताएंगे कि क्यों किसानों का दिल मांगे मोह। एजेंडा आज तक के महामंच पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रखेंगे अपने राज्यों का एजेंडा। शिवराज सिंह चौहान, अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी से होंगे तीखे सवाल। आपको एक मार्केटिंग कंपनी को साइन करना पड़ा है, क्या जरूरत है? महामंच पर पहली बार लोकतंत्र के पहरेदार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला होंगे। तो कानून के रखवाले किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। संविधान की शपथ की मुश्किलों का बखान करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की आहट को लेकर कितना तैयार है हिंदुस्तान, जवाब देंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला। कोरोना के कर्मवीर अभिनेता सोनू सूद और एविक्स इंक के सीईओ रॉबिन रैना भी होंगे। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में सबसे बड़ी जीत की 50वीं सालगिरह पर चर्चा करेंगे थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे और नौसेना चीफ एडमिरल R हरिकुमार। इस जंग की विजय गाथा सुनाएंगे CDS जनरल बिपिन रावत। नए दौर के स्टार कार्तिक आर्यन होंगे तो महामंच पर बरेली की बर्फी फेम कृति सेनॉन भी होंगी। कियारा आडवाणी खास मेहमान होंगी तो छोरा चंडीगढ़ वाला आयुष्मान खुराना के साथ अतरंगी रेखी अभिनेत्री सारा अली खान और प्रोड्यूसर आनंद एल राय भी मौजूद होंगे। अभिनय के साथ अपनी मुखर आवाज के लिए मशहूर रवीना टंडन, श्वेता त्रिपाठी और आशुतोष राणा करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर बात। तो वहीं तेरी मिट्टी में मिल जावा फेम प्रतीक बंचन उर्फ बी प्राक के मधुर गीत आपको झूमने पर मजबूर कर देंगे।
आपकी पार्टी और आपकी सोच ऐसी है कि देश की भाषा में, देश की आवाज में आज तक के इस महामंच पर तय होगा देश का एजेंडा। तो हो जाइए तैयार 3 और 4 दिसंबर को देखने के लिए एजेंडा आज तक। एजेंडा आज तक 3 और 4 दिसंबर सिर्फ आज तक पर। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।